के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मीन्स जिससे मिलकर के वो बना होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द अमीनो एसिड्स के नाम से। सो लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होती जैसा कि आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में देखा कि वहाँ पे ब्रांचिंग होती थी। तो इन द केस ऑफ अ प्रोटीन देयर इज़ नो ब्रांचिंग, ये सिर्फ़ आपके अमीनो एसिड्स के ढेर सारे बने हुए क्या होंगे आपके एक लीनियर आपके पॉलीमर होंगे जिनको आप प्रोटीन के नाम से जानते हैं, राइट? तो प्रोटीन आपका बेसिक जो मिल कर के बना हुआ है किससे? दैट इज़ द अमीनो एसिड्स से। तो अमीनो एसिड्स क्या हो जाएँगे? इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाते हैं और ये इनको मोनोमर यूनिट भी कहलाते हैं। तो मोनोमर का मतलब होता है जो कि आपके बेसिक यूनिट हो और उनसे मिल कर के बनने वाली यूनिट्स को जो कंपाउंड बने उनको हम पॉलीमर के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल देख लें कि अगर अमीनो एसिड्स इस तरीके से मिल करके क्या बनाता है, यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है लाइक इस तरीके से अमीनो एसिड्स, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं दैट इज़ द प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। और ये क्या होगा आपका अमीनो एसिड्स होंगे, तो ये वाली यूनिट क्या कहलाएगी? मोनोमर, ये वाली ये क्या कहलाएगी? पॉलीमर कहलाएगी। और 2 अमीनो एसिड्स आपस में जब जुड़ते हैं तो वहाँ पे जिस बॉन्ड से बनेंगे दैट इज़ नोन एज़ द पेप्टाइड बॉन्ड, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे आगे चल कर के। तो प्रोटीन्स को लिटरली डिफाइन कैसे किया सकता है? इट्स अ बायोमोलिक्यूल्स हैविंग दैट इज़ द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड इट्स अ लीनियर अनब्रांच इन नेचर। कोई भी यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होती है, लीनियर चेन होती है जिसे आप पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से भी जानते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, तो कई सारे अमीनो एसिड्स मिल करके वहाँ पे पेप्टाइड बनाते हैं, ऐसे ढेर सारे पेप्टाइड मिल करके पॉलीपेप्टाइड बनाएँगे और जिनको आप कलेक्टिवली प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स, जिससे प्रोटीन्स आपका मिल करके बने हुए होते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे कि वो कंबाइंड होकर के जो बनाता है उसको आप अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। तो जिस तरीके से हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है क्या वो सेल है, क्योंकि सेल हमारी सबसे बेसिक यूनिट होती है। इन द सेम वे प्रोटीन्स के जो बेसिक यूनिट्स हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है आपके अमीनो एसिड्स हैं, राइट? तो देख लेते हैं कि यहाँ पे अमीनो एसिड्स का क्या-क्या प्रॉपर्टी होता है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक तो पहला आपका यहाँ पे अमीनो लिखा हुआ है, दूसरा आपका क्या है एसिड जुड़ा हुआ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी अगर आपका एसिड टर्म आता है तो वहाँ पे आप ग्रुप लगा लगा देते हैं दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और अमीनो ग्रुप के लिए आप लोग यहाँ पे जानते हैं दैट इज़ द NH2 ग्रुप। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस कंपाउंड में 2 ग्रुप आपके क्या हो प्रेज़ेंट हो, दैट इज़ एक अमीनो ग्रुप, दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उस कंपाउंड को बेसिकली आप अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेसिकली क्या करता है, एज अ एसिड जैसा बिहेव करता है, जबकि एमिनो ग्रुप एज अ बेस जैसा क्या करता है, काम करता है। तो अगर कोई कंपाउंड इन दोनों ग्रुप को कंटेन करता है दैट मीन्स उसके पास ये एबिलिटी होगी कि वो एक्ट एज एसिड भी कर सकता है, एक्ट एज अ बेस भी कर सकता है। और अगर कोई कंपाउंड सिंगल मॉलिक्यूल के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एसिड और बेस जैसा काम कर सकता है तो आप उसको बेसिकली एम्फोटेरिक इन नेचर के नाम से जानते हैं। तो amphoteric means what? That is the molecules having property of both can act as acid or base, known as the amphoteric in nature. So all the amino acids have two groups, that is amino groups and carboxylic group, and due to the presence of these two groups, it can act as a acid or base इन अ सोल्यूशन, राइट? तो इसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि बेसिकली आपका ये क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर का एक मॉलिक्यूल है। और अमीनो एसिड्स मीन्स व्हाट? दैट इज दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द सेम काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। तो अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर दिया जा रहा है जहाँ पे कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो आपके अमीनो एसिड्स में कॉमन होते हैं, बाकी वेरिएबिलिटी दिखाई देती है। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एक सेंटर में क्या है, आपका कार्बन है। और जब किसी कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड अगर जुड़ जाता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। अगर इसके बाद वाला कार्बन अगर सपोज यहाँ पे कार्बन होता तो आप इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। इसके बाद वाला अगर कार्बन तब से आप क्या बोलते हैं, दैट इज गामा बोलते हैं। तो जिस कार्बन से आपका ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो आप उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। तो दिस वन विल बी अल्फा कार्बन। और इसी अल्फा कार्बन से आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि एज ए एसिड के तरीके से काम करता है। सेम इसी अल्फा कार्बन से आपका ये अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि आपका एज अ बेस तरीके से क्या करता है, काम करता है। तो ये दोनों ग्रुप आपके क्या होंगे, कॉमन होते हैं किसी भी अमीनो एसिड्स में। इसके बाद उसी अल्फा कार्बन से यहाँ पे एक क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है।
ये 3 जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी अमीनो एसिड्स में क्या होंगे, कॉमन होंगे। लेकिन जो अलग-अलग टाइप के अमीनो एसिड्स आपको दिखाई देते हैं, वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंट R ग्रुप। ये R ग्रुप अब कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, कोई एलिफैटिक कंपाउंड हो सकता है, कोई दूसरा मॉडिफाइड आपका सल्फर कंटेनिंग ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। So due to the variations in R group of each kind of amino acid have their own property and their own mass. तो जिस तरीके से आपके अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उनमें 3 जो ग्रुप है वो क्या होता है आपका कॉमन होगा, दैट मीन्स अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन। बट डिफरेंट जो अलग-अलग क्लास के अमीनो एसिड्स होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस R ग्रुप की वजह से। तो ये R ग्रुप ऐसा होता है जिसकी वजह से आपके क्या होते हैं, अ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो डिफर होते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स कि किस तरीके से वो आपको दिखाई देते हैं, ये अमीनो एसिड्स। कभी-कभी आपके एग्ज़ाम में ये सवाल पूछता है कि इस बेसिक स्ट्रक्चर को मीन्स इस रूल को फ़ॉलो करने वाला ऐसा कौन-सा अमीनो एसिड्स है जो कि इस रूल को फ़ॉलो नहीं करता है। तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड्स है जो कि इस रूल को फ़ॉलो नहीं करता है। मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपको वहाँ पे इस तरीके से दिखाई नहीं देता है। तो प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर होता है आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका अल्फ़ा कार्बन होता है, इससे जुड़े आपके क्या होते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पे जो अल्फ़ा कार्बन होता है उसी से आपका ये क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। और बाकी आपके यहाँ पे क्या होंगे, 2 जो वैलेंसी होती है वो इस तरीके से एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं दैट मीन्स CH2, और यहाँ पे भी आपका क्या होता है, CH2 ग्रुप लगा हुआ होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या होता है, CH2 ग्रुप लगा होता है, और यहाँ पे भी आपका क्या होता है, CH2 ग्रुप लगा हुआ होता है। और ये इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट होता है। यहाँ पे आपको वो स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा था। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक आपका अमीनो ग्रुप है, एक आपका हाइड्रोजन ग्रुप है जो कि कॉमन है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक आपका जो कॉमन ग्रुप था दैट इज़ अमीनो ग्रुप, वो क्या है आपका मिसिंग है। So proline is the amino acids which do not follow the common structure of amino acid, that is जो कि आपको यहाँ ब्लू कलर की फिगर में दिखाया जा रहा है। ऐसे अमीनो एसिड्स को आप बेसिकली अमीनो एसिड्स नहीं, इम्यूनो एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मार्को क्या हो गया? ओके, प्रोलीन को बेसिकली आप इम्यूनो के नाम से जानते हैं, इम्यूनो एसिड। तो कभी-कभी आपसे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है पार्ट बी वाले क्वेश्चंस में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इज़ नोन एज़ इम्यूनो एसिड्स, IMINO, राइट? तो आप यहाँ पे बताएँगे प्रोटीन को लेकर के, या आपसे सवाल बनेगा कि कौन-सा अमीनो एसिड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड डू नॉट फॉलो द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इनमें से कौन-सा आपका अमीनो एसिड्स है जो कि कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड को फॉलो नहीं करता है? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, स्टार लगा लीजिए कि प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड्स है जो कि इस कॉमन स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे आपको अमीनो ग्रुप दिखाई नहीं देगा। एक आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन का एक साइक्लोब्यूटेन जैसा कंपाउंड दिखाई दे रहा है जिसमें कि 4 क्या यहाँ पे कार्बन है CH2 के फॉर्म में। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो साइक्लोब्यूटेन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई अमीनो ग्रुप नहीं है। तो इस अमीनो एसिड्स को आप अमीनो नहीं, इम्यूनो के नाम से जानते हैं, IMINO के नाम से। तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि अमीनो जो एसिड है उसका कॉमन स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई प्रोटीन वाली जो मैं अभी आपको बता रहा था? ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रॉब्लम बनते हैं, दैट इज़ व्हाई मैंने यहाँ पे फ़ोकस किया कि आप इसको जानते रहिए कि जो भी आपके बेसिक्स रूल हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके अमीनो एसिड्स का, उस अमीनो एसिड को के स्ट्रक्चर को फ़ॉलो न करने वाला अमीनो एसिड क्या है, आपका प्रोलीन है। और आप इसको इम्यूनो एसिड के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देता है, एक आपका यहाँ पे अमीनो जो ग्रुप है वो मिसिंग है। तो इसको लेकर के आपको चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सो यहाँ पर आपने देखा कि बेसिकली ये आपके क्या हैं, अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे अमीनो एसिड्स जहाँ पे एक ही सेम कार्बन से मीन्स अल्फा कार्बन से ये दोनों ही ग्रुप अगर आपके जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, तो आप ऐसे अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो ऑल द नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स कंटेन अल्फा अमीनो एसिड्स, जितने भी नेचर में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं जो कि स्ट्रक्चर में या फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, अल्फ़ा होता है।
हालाँकि कुछ ऐसे केसेस पाए जाते हैं प्रोटीन्स के जो कि आपके नेचर में या आपके लिविंग सिस्टम में जो पाए जाने वाले आपके प्रोटीन्स होते हैं जो कि फंक्शंस में या फिर स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे नहीं पाया जाता। उनमें बीटा या गामा भी अमीनो एसिड्स पाए जा सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये जो आपका अमीनो ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे एक कार्बन और होगा, उस वाले कार्बन से आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा। तो ऐसे अमीनो एसिड्स को आप बीटा या गामा का नाम भी देते हैं। तो आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या, कि आपकी बॉडी में या प्रोकैरियोटिक की बॉडी में या फिर प्लांट की बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, उन सबका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अल्फ़ा फॉर्म में होता है, मीन्स अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को आप बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अमीनो एसिड के केस में एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप आपके क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका एक ही कार्बन है जिसको आप अल्फ़ा कार्बन के नाम से जानते हैं, और इसी से आपका ये ग्रुप और इसी से आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अमीनो एसिड्स के पास दो आपके ग्रुप होते हैं, दैट इज वाई वो एसिड और बेस दोनों जैसा काम कर सकता है। और अगर कोई मॉलिक्यूल अगर एसिड और बेस जैसा काम करेगा तो आप उसको एम्फोटेरिक इन नेचर के नाम से जानते हैं, राइट। तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है द मॉलिक्यूल्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कैन एक्ट एज एसिड और बेस इज नोन एज द एम्फोटेरिक इन नेचर। ये एम्फोटेरिक नेचर या एसिड बेस जैसा नेचर कब आएगा? क्या ये सॉलिड स्टेट में अगर अमीनो एसिड रहेंगे तो आएगा? सो आंसर इज नो। ये इनकी प्रॉपर्टी तब आती है जब ये किसी एक्वा सॉल्यूशंस में या मीडियम में जाते हैं। जैसे ही ये मीडियम में जाएंगे तो वहाँ पे इनका क्या होता है, आयनाइजेशन होना शुरू हो जाता है, ये आयनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अगर प्रोटॉन को लॉस करते हैं तो एसिड जैसा, प्रोटॉन को गेन करेगा तो बेस जैसा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। एक्ट एज अ ज्यूटर आयन, राइट। ये ज्यूटर आयन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको यहाँ पे देखिए कि जब कभी भी आपका अमीनो एसिड्स, जस्ट मिनट, जब कभी आपका अमीनो एसिड नॉर्मल ये इस तरीके से है और अगर आप इसको क्या करिए, वाटर में क्या करिए, डिजोल्व कर दीजिए, राइट। तो वाटर में जब आप डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है कि आपका अल्फा जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ आपका जो आर ग्रुप है, ये आपका क्या है, एच ग्रुप है। तो चूंकि आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड का ग्रुप होता है ना वो बहुत ईजिली हाइड्रोजन को लॉस करता है, दैट इज वाई वो बहुत अच्छा एसिड माना जाता है, राइट। जो भी कोई कंपाउंड जितनी ईजी वे में हाइड्रोजन को क्या करेगा, लॉस कर देगा, इस इट मीन्स उसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है, बहुत अच्छी है। तो एक्वा सॉल्यूशंस में जानने पर ये कार्बोक्सिलिक जो आयन, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जो आपका अमीनो ग्रुप था जहाँ पे आपको NH2 दिखाई दे रहा था, अब ये बेसिकली NH3 के फॉर्म में पॉजिटिव हो जाता है, मीन्स अमोनियम आयन जैसा क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पर आपको एक एंड पे आपको पॉजिटिव और एक एंड पे आपको नेगेटिव दिखाई दे, आप उसको पोलर मॉलिक्यूल या डायपोल के नाम से जानते हैं। और इसी कंडीशंस को बेसिकली आप ज्यूटर आयन के नाम से जाना जाता है कि जब कभी भी अमीनो एसिड एक्वा सॉल्यूशंस में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है या उसको डाला जाता है, तो वो मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं और दो पोल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। उन्हीं को आप ज्यूटर आयन के नाम से जानते हैं। जिस पीएच पे ये वाली कंडीशन आती है किसी भी अमीनो एसिड्स का, जहाँ पे ओवरऑल जो चार्ज आपको इस पूरे प्रोटीन पे दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, दैट इज द जीरो दिखाई देगा। क्योंकि आपको जी यहाँ पे दिख रहा है कि जितनी क्वांटिटी में आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सेम क्वांटिटी में सेम मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और इस पे चार्ज क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। तो जिस कंडीशंस पे, मीन्स जिस पीएच की वैल्यू पर ये वाली कंडीशन आ जाती है, उसी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द पीआई के नाम से जानते हैं। तो पीआई मीन्स व्हाट, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये बताता है किसी भी अमीनो एसिड का कि वो पीएच, जिस पीएच पे अमीनो एसिड्स पे ओवरऑल जो चार्जेस वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ये आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल जो चार्जेस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, और उस पीएच की वैल्यू को क्या बोलते हैं, दैट इज द पीआई के नाम से जाना जाता है। तो पीआई का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मीन्स व्हाट, दैट इज एवरेज नेट चार्ज ऑफ ऑल फॉर्म प्रेजेंट इज जीरो। जो भी आपको प्रोटीन्स या अमीनो एसिड आपको दिखाई देंगे, उनके जो भी चार्जेस होंगे ओवरऑल उस पूरे प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स पे, वो क्या होंगे, जीरो होंगे। उस पॉइंट को या उस पीएच की वैल्यू को आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। बार बार मैं यहाँ पे पीएच का नाम ले रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, एक पीएच है और कुछ नहीं। ऐसा पीएच जिस पीएच पे उस अमीनो पर्टिकुलर काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स का जो नेट चार्ज हो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, मीन्स पीआई बोलते हैं। तो पीआई कोई वैल्यू नहीं है, पीआई एक फिनोमेना है। पीआई बेसिकली आपका एक पीएच है,
जिस जो कि आपको बताता है कि उस पूरे प्रोटीन्स पे चार्जेस क्या होंगे उस वाली वैल्यू पे। तो सिंपल सा डेफिनेशन आपको दिया गया कि ऐसा पीएच जहाँ पे पूरे अमीनो एसिड्स पे या प्रोटीन पे जो आपका चार्जेस हो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको आप पीआई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका फिगर क्या है, पीआई का और पीएच का क्या कॉन्सेप्ट है, और किसके बेसिस पे आप उसको बताएंगे कि हाँ वहाँ पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये आपको शो कर रहा है क्या, दैट इज द पीआई। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस अमीनो एसिड्स पे एक एंड पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एंड पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, और ओवरऑल जो यहाँ पे चार्जेस है वो क्या है आपके जीरो हैं। सो द पीएच वैल्यू एट विच द अमीनो एनी काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स कंटेन नेट चार्ज जीरो इज नोन एज द पीआई वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अमीनो एसिड। तो जिस पे ऐसा हो जाएगा उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द पीआई के नाम से जानते हैं। अब इस पीआई से अगर आपके पीएच की वैल्यू को क्या किया जाए, लोअर किया जाए, मीन्स पीएच लोअर देन पीआई अगर किया जाए, तो उसको आप बेसिकली क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही आप पीएच को लोअर करेंगे तो मीडिया में एच प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आपका एच प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा था आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये आपका फिर से कार्बोक्सिलिक आयन बन जाएगा, और आपका ये जो ग्रुप रहेगा मीन्स पॉजिटिव वाला, ये क्या होगा आपको दिखाई देगा। तो उस पर पूरा चार्ज क्या आएगा, दैट इज द पॉजिटिव आता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब कभी भी ये एक यहाँ पे वैल्यू आपको दी गई है PK1, या आपको कभी कभी इसको PKA के नाम से भी जाना जाता है, PKA। अभी इसका आगे रोल आएगा जब हमको पीआई वैल्यू निकालना होगा, तो कि जब कभी भी नॉर्मल आपका ये जो अमीनो एसिड्स हैं जहाँ पे आपको दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, अमोनियम आयन के पास भी और कार्बोक्सिलिक आयन के पास भी। तो अगर आपका उस वहाँ पे आप पीएच वैल्यू को क्या करते हैं, वेरी करते हैं, मीन्स बढ़ाते हैं, तो सबसे पहला हाइड्रोजन जिस ग्रुप से जाएगा, या सबसे पहला जब हाइड्रोजन लॉस होगा तो उसको आप PK1 या PKA वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो PK1 या PKA वैल्यू क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अमीनो एसिड से फर्स्ट जो हाइड्रोजन लॉस किया गया है उसके लिए आप उसको PK1 की वैल्यू को बोलते हैं, राइट। तो उसको आप क्या बोलेंगे, PK1 बोलेंगे। ऐसे ही जब आपको सपोज कीजिए पहला पहला फिगर आपको ये बता रहा है, मतलब मान लीजिए आपका ये है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो रिप्लेसेबल क्या है, हाइड्रोजन है, एक कार्बोजिलिक के पास और दूसरा आपका अमोनियम के पास। तो फर्स्ट टाइम पे जो आपका पीएच बढ़ाने पे जो आपका हाइड्रोजन निकलेगा वो किसका निकलेगा, एसिड का निकलेगा। तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द PK1 बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है। फिर से फर्दर अगर आप पीएच को बढ़ाते हैं तो मीडिया में क्या बढ़ेगा, OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब दूसरा जो हाइड्रोजन आपका रिप्लेसेबल है वो कहाँ का है, यहाँ का है। तो अब दूसरे वाले कंडीशन में हाइड्रोजन आपका यहाँ से क्या करेगा, निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, दैट इज द NH2 के नाम से बन जाएगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, PK2 वैल्यू, या PKB बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PKB और PKA। तो PKA का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी अगर किसी अमीनो एसिड्स के पास जो भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ग्रुप हैं, अगर आप उनका पीएच को बढ़ाते हैं, पीएच को बढ़ाने से परसेंटेज ऑफ OH आयन क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की क्या होती है, विड्रॉइंग होती है। तो हाइड्रोजन वहाँ पे क्या करेगा, आपका लॉस होगा। सबसे पहला जो हाइड्रोजन आपका लॉस होगा वो किससे होगा, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप से होगा। उसके बाद आपका जो लॉस होगा किससे होगा, दैट इज द अमीनो ग्रुप से होगा। तो इसके बेसिस पे उनको PK1 PK2 की वैल्यू दी गई है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ये PK1 PK2 के अलावा एक PKR की वैल्यू भी होती है। किसकी वैल्यू होती है, PKR, जहाँ पे आर आपको दिखाता है कि अगर किसी अमीनो एसिड के पास उसका जो आर ग्रुप है वो आयनाइजेबल हो, मतलब वो एसिड के प्रेजेंस में या एक्सेस में वो अपना ग्रुप क्या करे, आयनाइज कर दे, तो आप उसको PKR के नाम से जानते हैं। अभी आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि आइसोलेटेड पॉइंट से अगर आप पीएच की वैल्यू कम कर रहे हैं तो क्या उसमें फ़र्क पड़ता है, आइसोलेटेड पॉइंट से अगर पीएच की वैल्यू अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपने यहाँ पे देखा। तो रिजल्ट क्या निकल कर के आया कि अगर पीएच की वैल्यू आइसोलेटेड पॉइंट से क्या है, अगर कम है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन पे जो चार्ज आपको दिखाई देगा या अमाइनो एसिड पे जो चार्ज आपको दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई देगा। और अगर उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन्स के लिए या फिर अमीनो एसिड्स के लिए जो पीआई वैल्यू है, उस पीआई वैल्यू से अगर क्या किया जाए, पीएच की वैल्यू को हायर किया जाए, तो हायर करने से क्या होगा कि वहाँ पे आपको जो ओवरऑल चार्ज दिखाई देगा वो नेगेटिव दिखाई देगा। यही ये फिगर आपको बताना चाहता है। तो आइसोलेटरी पॉइंट क्या होता है, ज्यूटर आयन क्या होते हैं, और पीआई और पीएच का क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देख ली। कौन सा ऐसा अमीनो एसिड्स है जो कि आपके इस कॉमन स्ट्रक्चर को, जो कि ब्लू फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर को फॉलो नहीं करता है, क्या उसके पीछे रीजन है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता दी गई। तो अगर किसी को इस स्लाइड में कहीं पे भी कुछ ही पॉइंट वगैरह आपको डाउट है तो जल्दी से अपना सवाल आप पूछ लीजिए।
जी हाँ, पीके 1 का मतलब होता है फर्स्ट हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय अमीनो एसिड्स। तो फर्स्ट जो हाइड्रोजन जाएगा वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन से जाएगा, ग्रुप से जाएगा। अभी आगे आपको आएगा पीआई वैल्यू निकालने के लिए, तो जहाँ पे आप फॉर्मूला जब लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई अमीनो एसिड्स ऐसा है जिसके पास रिप्लेसेबल ग्रुप नहीं है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और जहाँ पे अगर आपका पीके 1, पीके 2 और पीके आर दे रखा है, तो कैसे आप पीआई की वैल्यू निकालेंगे, ये सारा भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इस स्लाइड में देख लीजिए, अगर किसी को कुछ डाउट हो जल्दी से पूछे, फिर आगे हम लोग बढ़े। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे स्लाइड्स मैंने लगाए हुए हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको देना है, जिसके बाद आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड। कितने लोग अभी जुड़े हैं, आज तो डेंसिटी बड़ा ज़्यादा है। ओके, सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने वहाँ पे देखा कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दिया, और जिसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है। तो अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा तो डेफिनेटली आप आंसर यस ही देंगे, क्योंकि ये वाला आपका कायरल कार्बन कैसा, दैट इज द कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन की प्रेजेंस होने की वजह से ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके पास और क्या स्पेसिफिक फीचर्स हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आपका जो पॉइंट है दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसमें हम लोग देखते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो क्या है और किस तरीके से आपका प्रॉपर्टी शो करता है। सो ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। एक्सेप्शंस को थोड़ा सा आप लिस्ट बनाइए और उसको कहीं पे अच्छे तरीके से नोट करते चलिए। तो पहले वाले टॉपिक के लिए एक्सेप्शन बताया था दैट इज द प्रोलीन, अभी के लिए आपका एक्सेप्शन है क्या है, दैट इज द ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन के अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जो आर ग्रुप होता है वो क्या होता है, आपका एच होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए कायरल कार्बन का प्रेजेंस होना जरूरी होता है, और कायरल कार्बन का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी भी कार्बन की चार्ज जो वैलेंसी है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से क्या होगी, सेटिस्फाइड की जाएगी, देन उस कंडीशंस में आप उसको कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। सो एज यू ऑल कैन सी हियर दैट इज द this carbon contain two same kind of a group, that is the hydrogen, so it can't be act as a chiral carbon, so that is why it can't show the optical property means optically active। सो ग्लाइसिन के पास आपका दो जो ग्रुप है मीन्स दो जो वैलेंसी सेटिस्फाई की गई है वो सेम काइंड ऑफ एटम से मीन्स हाइड्रोजन से की गई है, दैट इज वाई जो ग्लाइसिन है उसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, वो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव क्या है, कंपाउंड है। तो जितने भी आपको 20 डिफरेंट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पढ़ाए गए हैं या आप अभी पढ़ेंगे, उनमें से ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड्स है जिसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। सो कीप इन माइंड, ये आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और जितने भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको यहाँ पे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि सपोज अगर मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, मिरर है, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, एक कायरल कार्बन है मीन्स कंपाउंड है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है। और अगर एक स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे बना दूँ लाइक दैट कि यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, यहाँ पे आपका COOH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका H ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। अगर आप इसको ऐसे क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे मीन्स इसे चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है क्या चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये वाला रिवर्स होकर के यहाँ पे चला आएगा। तो ऐसे दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको आपस में आप इनेंशियोमर के नाम से जानते हैं। इनेंशियोमर बेसिकली ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनमें दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। तो मिरर इमेज का मतलब हुआ कि जस्ट उनके क्या होते हैं, उल्टा, इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, राइट। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप इनेंशियोमर के नाम से जानते हैं। सो जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स हैं सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ करके वो लोग सबके सब क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं।
और जो कंपाउंड मिरर इमेज नहीं देते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर। क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर। ये बेसिकली आपके क्या हैं? दो आइसोमर होते हैं, किसके? स्टीरियो आइसोमर के। स्टीरियो आइसोमर के। ये आइसोमर ऐसे होते हैं जिनमें कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन इनका स्पेशियल जो अरेंजमेंट होता है थ्री डायमेंशंस में, वो क्या होते हैं? डिफर होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं, और उसकी कैटेगरी में दो आपका आता है, दैट इज द इनेंशियोमर आता है, और दूसरा आपका डायस्टेरियोमर आता है। तो इनेंशियोमर वो होते हैं जो कि आपके मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, मिरर इमेज देते हैं, और ये जो होते हैं वो मिरर इमेज आपका नहीं देते थे। ग्लाइसिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्लाइसिन चूंकि आपका मिरर इमेज नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? डायस्टेरियोमर उसको हम बोल सकते हैं, राइट। तो जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हैं वो सभी के सभी इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। होपफुली इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी क्या है आपको समझ में आ गई होगी। दे हैव एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि अगर उनके कंपाउंड के सॉल्यूशन से कभी भी प्लेन पोलराइज लाइट को अगर पास कराया जाएगा तो वो लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। सिमिलरली जैसा कि आप कार्बन के कंपाउंड में पढ़ करके आ चुके हैं कि उनके पास भी वो भी बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, और उनके भी कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होता है अगर आप उसमें प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं तो वो उनको रोटेट करने की क्या करते हैं? क्षमता रखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ अगर आपका यहाँ पर लाइट है तो लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करती है? स्कैटर्ड करती है, लाइक दैट। ये सभी उनके क्या है? डायरेक्शंस होते हैं। ऐसे लाइट को आप बेसिकली क्या बोलते हैं? दैट इज द अनपोलराइज लाइट। तो जब आप ऐसे लाइट को किसी पोलराइजर से या निकोल प्रिज्म से या फिर इस तरीके के फिल्टर से क्या करते हैं? पास कराते हैं, तो इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी डायरेक्शंस होते हैं उनको सबको क्या करता है? फिल्टर करके एक डायरेक्शन में लाइट को पास करने देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सिंगल डायरेक्शन है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक इनका सिंगल डायरेक्शन है। तो ऐसे लाइट जिनमें सिर्फ और सिर्फ लाइट के स्केटर्ड होने का या उनके एमिट आउट होने का डायरेक्शन सिर्फ एक हो, सिंगल ओरिएंटेड हो, सिंगल आपका उनका डायग्राम वो हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज द प्लेन पोलराइज लाइट। तो मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट का ये एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे आपने कोई ग्लास में एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशंस को रख दिया है। मान लीजिए कोई प्रोटीन है और उस प्रोटीन का नेचर कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव, और आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशंस को क्या किया है? रख दिया है। तो जब ये लाइट यहाँ पे आपकी ये है प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल, नॉट पीपीएलओ। तो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर आपने यहाँ पे डाल दिया है तो ये क्या करेगा कि या तो ये इस लाइट को क्या करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, और या तो क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है तो उसको आप प्लस साइन देते हैं, और आप इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी के नाम से जानते हैं। जबकि अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट अगर कराने के लिए तो उसे आप नेगेटिव साइन देते हैं, और आप इसको लीवो रोटेटरी के नाम से जानते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ये क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराने का जो डायरेक्शंस होता है उसके बेसिस पे नोमेनक्लेचर आपको दिया जाता है। इनको आप ऐसे लिखते हैं, दैट इज द डी माइनस कोई भी अमीनो एसिड्स, या सॉरी डी प्लस, और इसके बाद एल माइनस कोई अमीनो एसिड। तो ये इनका कॉन्फ़िगरेशंस को बता, जैसे डी ग्लूकोज आप लोगों ने पढ़ा, या जो आपके एल एस्कॉर्बिक एसिड पढ़ा, तो वहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशंस को बताता है। तो डी का मतलब होता है दैट इज द रोटेशन इन राइट हैंड साइड और क्लॉकवाइज, जबकि लेयर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराने की क्षमता सारे अमीनो एसिड के पास होती है, सिर्फ और सिर्फ किसके पास नहीं होता? दैट इज द, हाँ जी, वेरी गुड। तो ग्लाइसिन के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा सकता है। ओके। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं और प्लेन पोलराइज लाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शंस के बेसिस पे आप उसको लीवो और डेक्स्ट्रोरोटेटरी कब बोलते हैं, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कब दिखाते हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होंगी। देखते हैं नेक्स्ट कि जो भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है।
जैसा कि आप कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स में पढ़ कर के आ चुके हैं, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट इज़ द डी और एल। और ये डी और एल का जो कॉन्फ़िगरेशन किया गया वो किसके बेसिस पे, दैट इज़ द ओरिएंटेशंस ऑफ अमाइनो ग्रुप के बेसिस पे। अगर ये अमाइनो ग्रुप किसी भी अमीनो एसिड्स में राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, डी अमाइनो एसिड्स। और अगर ये आपका क्या होगा, दैट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज़ द एल अमीनो एसिड्स। नेचर में पाए जाने वाले जितने भी आपके प्रोटीन्स होते हैं उन सारे प्रोटीन्स में जो भी आपका अमीनो एसिड्स होगा वो एल कॉन्फ़िगरेशंस में होगा। तो दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। नंबर पहला, अल्फा के सॉरी अल्फा के फॉर्म में होगा और इसके बाद एल के फॉर्म में होगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एग्जाम में आपसे सवाल पूछ दिया जाता है कि नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फा डी के फॉर्म में, बीटा एल के फॉर्म में, अल्फा एल के फॉर्म में, अल्फा बीटा के फॉर्म में। इस तरीके से आपको सवाल बना करके दिए जाते हैं। तो कीप इन माइंड, अल्फा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कार्बन का के अटैचमेंट के बेसिस पे दिया गया कि अगर आपके एक ही कार्बन से अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, तो उसको आप अल्फा कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं। एल और डी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है और इसके बारे में बताया जाता है कि अगर आपका अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा तो आप उसको एल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जबकि अगर वही अमीनो ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा तो उसे आप डी ग्रुप के नाम से या डी फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये डी फॉर्म का जो अमीनो एसिड्स होता है वो आपके बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वहाँ पे पाया जाता है। दैट मीन्स ओके, बैक्टीरिया की जैसा अगर हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो बेसिकली आपको ऐसे नैग और नैम की क्या करती है, यूनिट दिखाई देती है। और इस नैग और नैम के यूनिट को आपस में एक दूसरे से क्रॉस करने के लिए एक पेप्टाइड की रिक्वायरमेंट होती है जिसको आप ट्रांस पेप्टाइडेट बोलते हैं। तो इस तरीके से जो पेप्टाइड बना हुआ होता है, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन में पेप्टाइड होंगे वो किस फॉर्म में होते हैं, डी फॉर्म में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया का आपका मान लीजिए क्या है, नैम है, और ये क्या है आपका नैग है, और ये क्या है आपका पेप्टाइड है, ब्रिज पेप्टाइड है, जो कि टेट्रा या पेंटा भी हो सकता है, टेट्रा पेप्टाइड। यहाँ पे जो पाए जाने वाले आपके अमीनो एसिड्स होंगे वो डी कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। तो ये आपका एल कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लिया आपने, और डी का क्या है ये समझ लिया आपने। क्या ये डी और एल आपस में इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लाइक दिस वन, है ना। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि डी और एल जो कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो इनेंशियोमर की फिनोमेना को शो कर रहा है, राइट। और वो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है, मीन्स इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। ओके, तो होपफुली कि अभी आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन एग्जिस्ट इन दीज टू इनेंशियोमेरिक फॉर्म। जितने भी आपके अमीनो एसिड्स होते हैं उन सभी में आपको ये डी और एल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, दिखाई देती है। क्या आपको यहाँ पे दिया गया कि दीज एनेंशियोमेरिक फॉर्म एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में आपको ये जो एनेंशियोमेरिक फॉर्म जो होता है आपको दिखाई नहीं देता है, राइट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ये दिया जाए, इन नेचुरल प्रोटीन्स एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स आर फाउंड एक्सेप्शंस एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल को छोड़ करके। मतलब जो अभी आपको मैं फिगर बता रहा था कि जितने भी आपके प्रोटीन पाए जाते हैं नेचर में उन सभी प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स होंगे उनका कॉन्फॉर्मेशन जो होगा, कॉन्फ़िगरेशन, वो एल फॉर्म का होगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ करके, जैसे लाइक गए आपके एंटीबायोटिक होते हैं, वहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स क्या है, दैट मीन्स ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसके बाद आपका बैक्टीरियल का सेल वॉल जो कि जस्ट अभी फिगर बना करके आपको दिखाया। इन दोनों केसेस में आपके डी फॉर्म पाए जाते हैं, बाकी सब जगह पे आपको एल फॉर्म दिखाई देगा। ऑप्टिकल रोटेशन एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑप्टिकल रोटेशन क्या बताता है कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास करा रहे हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को कितना मेजरमेंट करा रहा है, कितना आपका रोटेट करा रहा है, उस रोटेशन की क्वांटिटी को, मतलब उसकी मात्रा को मेजरमेंट करने की प्रॉपर्टी को आप ऑप्टिकल रोटेशन के नाम से जानते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नोन एज द ऑप्टिकल रोटेशन।
तो कोई फ्लेम पोलराइज्ड लाइट को कोई भी सॉल्यूशन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, वो कितना उसको रोटेट करा रहा है, उसका मेज़रमेंट करने की प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल रोटेशन के नाम से जानते हैं। ये ऑप्टिकल रोटेशंस की वैल्यू को आप हमेशा अच्छा किस पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए। डिपेंड किस पे करेगा? कंसंट्रेशंस पे, किसके? सॉल्यूट पार्टिकल के। पाथ लेंथ पे, जो भी लाइट आपकी ट्रेवल हो रही है उसके पाथ लेंथ पे, एंड वेवलेंथ पे। ये 3 आपके फैक्टर हैं जिन पे कि आपका ये ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू क्या करेगा? डिपेंड करता है। ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन के नाम से में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा ऑप्टिकल रोटेशन की जो वैल्यू होती है उसको पहले कन्वर्ट किस में कर लेते हैं? स्पेसिफिक रोटेशंस में, और तब जाकर के उसकी वैल्यू क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशंस से आप कैसे निकालेंगे उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को, यहाँ पे फार्मूला आपको दिया गया है। इस फॉर्मूले पे पार्ट सी में न्यूमेरिकल भी आता है, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। आपको यहाँ पे दिया जा रहा है अल्फा ब्रैकेट में आपको दिया गया टी डी इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम मीन्स ए पावर एन डिवाइड बाई एल एंड सी, जहाँ पे ए नॉट की जो वैल्यू वो क्या है? ऑब्जर्व रोटेशन इन डिग्री। जो भी लाइट को अगर आप पास करा रहे हैं तो उस सॉल्यूशन से पास होने के बाद उस लाइट के रोटेशन में जितनी भी डिग्री का फ्लक्चुएशंस आता है, जितनी भी डिग्री का उसमें रोटेशंस हो रहा है, उस रोटेशंस को आप ए से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा टी डी क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन होता है कंपाउंड का उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे। और यहाँ पे सी क्या है? कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशंस का ग्राम पर लीटर में, जिसमें कि आपको उसका मेजरमेंट करना होता है। और एल क्या होता है? दैट इज द पाथ लेंथ होता है, जो कि लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है। तो इन चारों फैक्टर को मिला करके आप किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकल रोटेशंस की प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि हाँ, ये मॉलिक्यूल्स के पास कितनी इफिशिएंसी है लाइट को रोटेट कराने की या नहीं है। तो होपफुली कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों ने जो चीज़ देखा वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या-क्या चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है और कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूव करेंगे अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशंस पे, और अमाइनो एसिड के जो क्लासिफिकेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से जो कि अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आपके सब नेम से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक एज इंडोल रिंग फॉर्म करने वाला कौन सा अमाइनो एसिड्स होता है, सल्फर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करने वाला कौन सा अमाइनो एसिड्स होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करने वाला कौन सा अमाइनो एसिड्स होता है, राइट। अमाइडाजोल ग्रुप कंटेन करने वाला कौन सा अमाइनो एसिड्स होता है, फिनाइल ग्रुप कंटेन करने वाला कौन सा अमाइनो एसिड्स होता है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशंस किया गया वो किस बेसिस पे किया गया, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनके पास जो आर ग्रुप है वो क्या है? एलिफैटिक कंपाउंड है, एलिफैटिक आर ग्रुप। तो एरोमेटिक और एलिफैटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। एरोमेटिक का मतलब होता है कि वो आपके उनमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड का क्या होगा? प्रेजेंस होगा अल्टरनेट फॉर्म में। और दूसरी चीज़ कि वो आपके एरोमेटिक नेचर के होते हैं। जबकि आपकी एलिफैटिक का मतलब क्या हुआ कि ये आपके ओपन फॉर्म में भी हो सकते हैं, चैन फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड बनता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द एलिफैटिक आर ग्रुप, मीन्स ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके पास जो आर ग्रुप ये वाला था, आपको जो दिखाई दे रहा था, ये आर ग्रुप कैसा है? दैट इज द एलिफैटिक एलिफैटिक अमीनो एसिड्स या एलिफैटिक अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे? दैट इज द ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन के लिए जो आपका आर ग्रुप है क्या है? दैट इज द एच। इसके बाद आपका क्या है? एलानिन, जिसके लिए आपका ग्रुप क्या है? CH3। इसके बाद आपका वैलिन, जिसके पास यहाँ पे 3 आपके कार्बन लग गए। आप अभी तक यहाँ पे फिर एक कार्बन से 28 पा रहे थे। इसके बाद 2 कार्बन आपका ये और 1 कार्बन आपका ये, 2 कार्बन की क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। ल्यूसिन में आप यहाँ पे देखिए 1 कार्बन की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे एक इस तरीके से 3 कार्बन आपके लग गए यहाँ पे। और इसके बाद आइसोल्यूसिन में देखिए यहाँ पे भी कार्बन संख्या क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पे? 1 अल्फा कार्बन आपका हो गया, 1 2 3, जबकि यहाँ पे 1 2 और ये चेन के फॉर्म में है, वो आपके ब्रांच के फॉर्म मतलब इस तरीके से फॉर्म में है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखते जाएंगे। बाकी प्रोलीन के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको आप अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं, और ये आपकी उस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ, मतलब जो कॉमन आपका नॉर्मल अमाइनो एसिड्स का जो आपका ग्रुप होता है उसको उसके बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है आपका ये प्रोलीन। और प्रोलीन में आप यहाँ पे देखिए कि ये वाले जो आपके रिंग हैं वो आपको क्या है? साइक्लोब्यूटेन वाले रिंग हैं आपको यहाँ पे।
अगर आप इस कार्बन को देखेंगे तो ये पेंटेन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन जस्ट लाइक राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा ही आपको प्रोलीन दिखाई देता है। ओके, तो प्रोलीन का आपके प्रोटीन की केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कहाँ-कहाँ पे प्रोटीन पाया जाता प्रोलीन पाया जा सकता है, क्या-क्या ये रोल प्ले करेगा, इसके बारे में आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो भी आपके आर ग्रुप हैं, उनके बेसिस पे कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, दैट इज़ आर ग्रुप का एलिफैटिक कंपाउंड मीन्स ग्रुप है। यहाँ से आपके जो सब नेम पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और इसके बाद आपको प्रोटीन को लेकर के कि अमीनो ग्रुप बोला जाता है, और बाकी आपका ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको फिनाइल दिखाई दे रहा है, इसको आप फिनाइल रिंग कंटेनिंग ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका जो रिंग है वो फिनाइल डेरिवेटिव्स आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आप फिनाइल रिंग अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं, फिनाइल रिंग। तो कभी-कभी आपसे पूछा जाता है कि हाँ, फिनाइल रिंग कंटेन करने वाला कौन सा आपका अमीनो एसिड्स है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया जा रहा है फिनाइल रिंग। और इसके बाद आपका ट्रिप्टोफैन जो होता है उसको लेकर के एक है कि ये इंडोल रिंग है। आपका ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आप इंडोल रिंग के नाम से जानते हैं। तो इंडोल रिंग कंटेन करने वाला कौन-सा आपका अमीनो एसिड है, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाता है। ये सारे नाम मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। एक तरफ आपका यहाँ पे है दैट इज़ द अमीनो ग्रुप, दूसरा आपका फिनाइल ग्रुप कंटेनिंग या फिनाइल रिंग कंटेनिंग, तीसरा आपका है इंडोल ग्रुप कंटेनिंग या इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से याद रखिए, मीन्स समझते रहिएगा कि हाँ, क्या चीज़ हो रहा है, मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे, राइट? तो मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इनका स्ट्रक्चर बनाना बड़ा ही आसान है। जिस सीक्वेंस से मैंने यहाँ पे आपको बना लगा के रखा हुआ है, आप उस सीक्वेंस को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई ऐसा हेडेक नहीं है। एक दिन अगर आप लगेंगे और दिन भर में 10 बार अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा, श्योर गारंटी है। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज द पोलर अनचार्ज आर ग्रुप, मतलब ऐसे आर ग्रुप जो कि आपके क्या हैं, पोलर हैं, लेकिन उन पे नॉर्मल कंडीशन में कोई चार्ज नहीं है, और उन ग्रुप को हम पोलर अनचार्ज ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका है सेरीन है, थ्रियोनीन है, सिस्टीन है, एस्पराजीन है, ग्लूटामीन है, और टायरोसिन भी है, राइट? टायरोसिन पीछे था। तो इस तरीके से आपके ये क्या हैं, ग्रुप वाले हैं। अब इनमें से कभी-कभी आपसे सब नेम दे करके आपसे पूछा जाता है, लाइक जैसे अमाइड ग्रुप कंटेनिंग या अमाइड वाला अमीनो एसिड्स कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि एस्पराजीन और ग्लूटामिन, एस्पराजीन और ग्लूटामिन मीन्स ये दोनों वाले, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अमाइड लिंकेज बोला जाता है। तो इसको आप कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, अमाइड अमीनो एसिड्स। ओके, तो एस्पराजीन को आप कैसे लिखते हैं, दैट मीन्स ये एस्पराजीन इसका फुल फॉर्म है, मतलब फुल नेम है। और आप अगर इसको इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एस्पराजीन के लिए सिंबल कैसा होता है, दैट इज़ द एन होता है। और इसके लिए ग्लूटामीन के लिए जो होता है वो क्यू होता है। ये इनके सिंबल होते हैं वन वन वर्ड वाले, अभी आगे आपको बताएंगे वन वर्ड और 3 वर्ड सिंबल्स को लेकर के। तो इन अमीनो एसिड्स को लेकर के ये आपके कुछ कॉमन नेम थे। तो आपका एस्पराजीन और ग्लूटामीन को जो होता है कलेक्टिवली अमाइड बोला जाता है। और सिस्टीन आपका यहाँ पे जो कि दिखाई दे रहा है, चूँकि यहाँ पे सिस्टीन को आप थायर ग्रुप बोलते हैं, तो इसको आप एक नाम और भी दे देते हैं, दैट इज़ द सल्फ हाइड्रिल या थायर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फ हाइड्रिल और थायोल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन सा है, सिस्टीन है। कौन सा, सिस्टीन, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे जो सेरीन होता है, तो सेरीन के पास आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कभी कभी आपसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग भी आपको अमीनो एसिड पूछा जा सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, दैट इज़ द सेरीन। तो इनके कुछ आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको दिखाई दे, इनके कॉमन नेम भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट आपका बचता है दैट इज अमीनो एसिड्स विद चार्ज पोलर साइड चेन। तो इसमें आपका लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के नाम से आते हैं। तो आपके लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये तीनों क्या होंगे, दैट इज़ द बेस होंगे। और इधर की तरफ जो आपके नेगेटिवली चार्ज वाले हैं, ये आपके एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ये सब क्या होंगे, एसिड होंगे। तो इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इनको अच्छे तरीके से देख के समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले हैं वो सब के सब क्या है आपका, दैट इज़
लाइसिन है, आर्जिनिन है और हिस्टिडाइन है, जो कि एज़ अ बेस काम करते हैं, और एस्पार्टेट और ग्लूटामाइन क्या हैं, जो कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से मिलकर के बने हैं। ये दोनों लोग अब हेलो, सुनाई दे रहा है प्रॉपर? अच्छा, हमें लगा कि मैं हाँ, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं मैं फिर से लगा ऑफ़लाइन हो गया। ओके, तो आपके पॉज़िटिवली और नेगेटिवली चार्ज आपके अमीनो एसिड्स हैं। यहाँ से आपकी जो पॉसिबल चीज़ें बनती हैं, मतलब जिस तरीके से आपको सवाल बन सकता है, आप यहाँ पे देखिए कि जो आपके लाइसिन और आर्जिनिन हैं, इनके पास आपको NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ग्रुप को आप अमीनो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाले अमीनो एसिड्स के पास इमिनो अमीनो ग्रुप होता है एज़ अ इनके आर ग्रुप के फॉर्म में। ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, लाइक दिस वन, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इनको क्या बोलते हैं? अमीनो ग्रुप। यहाँ पे भी आपको ये दिखाई देगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी ये आपके पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं, इनको लेकर के आपसे पीआई वैल्यू के लिए बहुत सवाल पूछा जाता है, और ये नेगेटिवली चार्ज वाले हैं, और इनके पास ऐसा आर ग्रुप है जो कि क्या है, आपका आयनाइजेबल है। दैट मीन्स जब आप इनका पीआई वैल्यू निकालते हैं ना, तो वहाँ पे आपको इनका बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। जैसे आप देखिए कि इसके पास एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करने के लिए है, मतलब देने के लिए है, सॉरी, और इसके बाद यहाँ पे भी इसके पास एक हाइड्रोजन है रिप्लेस करने के लिए, राइट। और जब आपका ये नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे भी आपके क्या होंगे, तरीके से हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरीके से इनके पास दो तीन तीन आपके हाइड्रोजन होते हैं रिप्लेस करने वाले, जो कि अभी आगे जब हम लोग पीआई की वैल्यू को पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशंस आपको अमीनो एसिड्स का बताया गया, उनमें जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो क्या क्या, कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसको आप इमिनो बोलते हैं, कौन सा ऐसा है जो कि आपको फिनाइल रिंग ग्रुप होता है, कौन सा है जो कि इंडोल रिंग ग्रुप कंटेनिंग होता है, कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसको आप अमाइडा जोल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो अमाइडा जोल के नाम से ही पूछा जाता है। ये जो हिस्टिडीन का रिंग आपको ये दिखाई दे रहा है, लाइक दिस वन, ये वाला, इस रिंग को आप अमाइडा जोल के नाम से जानते हैं। तो कितने रिंग होंगे पहले ध्यान दीजिए। पहला तो हो गया आपका कि एक तो फिनाइल रिंग हो गया, दूसरा आपका हो गया इंडोल रिंग हो गया, तीसरा आपका हो गया अमाइडाजोल रिंग हो गया। तो ये नाम ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा अमाइनो एसिड जो कि अमाइडाजोल रिंग को या फिनाइल ग्रुप को या फिनाइल रिंग को या दैट इज इंडोल रिंग को कंटेन करता है। तो इस ग्रुप से आपको इस तरीके से सवाल पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। ट्रिप्टोफैन जो होता है वो आपका क्या है, दैट इज द इंडोल रिंग होता है। ट्रिप्टोफैन कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे? पीछे की तरफ है। ओके, मैं पीछे जाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ट्रिप्टोफैन आपका क्या है, दैट इज़ द इंडोल रिंग है। और इसके बाद आपका जो फिनाइलएलानाइन है वो क्या है, आपका फिनाइल रिंग होता है। और प्रोलीन जो होता है वो आपका इमिनो ग्रुप होता है, राइट। और इसके साथ साथ आपका जब सेरिन की बात करेंगे तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, सिस्टीन की बात करेंगे तो सल्फ हाइड्रिल ग्रुप होता है, और एस्पार्टेट और ग्लूटामिन एस्पाराजीन और ग्लूटामिन की अगर आप बात करते हैं तो उसको आप एमाइड ग्रुप के नाम से जानते थे। ये सारे जो कॉमन नेम मैंने आपको बताए हैं, इनको भैया अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे सवाल बनता है और श्योर बनता है। नंबर ऑफ मतलब अमीनो एसिड आपको दिए जाएंगे, इसके बाद आपका उसका सब नेम दे करके पूछा जाएगा कि हाँ, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड ये है। तो इनको अच्छे तरीके से सब जगह मैंने बता दिया है, सब जगह मैंने लिख भी दिया है, और आप इसको एक टेबल बना करके अच्छे से याद रखिएगा, मीन्स लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आएँगे, देखेंगे कि कौन-कौन से अमीनो एसिड्स हैं, उनका वन वर्ड और सिंगल वर्ड लेटर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, पीआई की वैल्यू भी आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आपको आगे न्यूमेरिकल कराएँगे तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लेते हैं, ये वन वर्ड और वन वन वर्ड और टू वर्ड का जो लेटर का कोड होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये जो आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, लाइक ग्लाइसिन है, नलीन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, प्रोटीन है, मेथोनिन, ये सारे आपके लिखे हुए हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन भी आपको यहाँ पे दिया गया कि ऐसे अमीनो एसिड्स जिनके पास नॉन पोलर क्या हो, साइड चेन हो, मतलब ये पोलराइज नहीं होने वाले हैं, तो उसमें कौन कौन से आपके आते हैं, दैट इज ग्लाइसिन, नलीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोटीन, मेथोनिन, फ्लाइनिन, ट्रिप्टोफैन, राइट। इस तरीके से आपका आता है। ये ट्रिप्टोफान का सिंबल क्या है, आपका डब्ल्यू है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है।
और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो मॉलिक्यूलर वेट वाला आपका क्या है अमीनो एसिड्स है वो कौन सा, दैट इज़ द ट्रिप्टोफैन है। और सबसे लोएस्ट जो मॉलिक्यूलर वेट का होगा वो क्या है, दैट इज़ द ग्लाइसिन है। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट ये दोनों ही एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड इज फॉर व्हाट, किसके लिए होता है, और लोएस्ट और मिनिमम जो मॉलिक्यूलर मास है किस अमीनो एसिड का होता है। तो मिनिमम के लिए आपके पास क्या है, ग्लाइसिन है। हाईएस्ट के लिए क्या है आपके पास, दैट इज द मैक्सिमम के लिए ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन का आपका जो सिंबल होता है वो डब्ल्यू होता है और ग्लाइसिन का सिंबल जो होता है आपका वो जी होता है। तो यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं, राइट। और ट्रिप्टोफैन का जो आपका परसेंटेज है पूरे प्रोटीन्स में पाए जाने के सबसे क्या है, मिनिमम, दैट इज द 0.1.4, ये बहुत ही कम आपका पाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, राइट। जबकि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कौन सा, दैट इज द ल्यूसिन। ल्यूसिन जो अमाइनो एसिड्स है वो सबसे हाईएस्ट आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स में क्या होता है, पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया कि किस तरीके से आप बोल सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कौन कौन से हैं, इनसे बारे में सवाल आपसे बनता है। तो नेगेटिवली चार्ज में आपका सिर्फ दो ही है, एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है। अगर आप इस एस्पार्टिक एसिड को एस्पार्टेट भी बोल सकते हैं और ग्लूटामेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इनका सिंबॉलिक लेटर भी दे रखा है। एस्पार्टेट को आप क्या बोलते हैं, दैट मीन्स डी बोलते हैं, और ग्लूटामेट को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। ये तो पहले से ही समझ में आता है कि हाँ किस तरीके से चीज़ें ये होती हैं। तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट आपके क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। जबकि पॉजिटिवली चार्ज में क्या है आपका, लाइसिन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है। ये वाले अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि जाकर के प्रोटीन्स डीएनए से क्या करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं। क्योंकि डीएनए के पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और इस तरीके से इनका जो रोल हो जाता है कि ऐसे जगह पे बाइंड करना जहाँ पे क्या है आपका नेगेटिवली चार्ज क्या है आपका सबस्ट्रेट होता है, राइट। तो ये आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। जैसे आपका जो एस्पाराजीन है, टायरोसिन है, सिस्टीन है, थ्रियोनिन है, ये सब ऐसे आपके अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास जो पोलर जो साइड चेन है वो क्या है, अनपोलर है, मीन्स इनके पास कोई पोलरिटी वाली कॉन्सेप्ट नहीं है। सो मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, ट्रिप्टोफैन का होगा। मिनिमम किसका होगा, ग्लाइसिन का होगा, राइट। ये सब चीज़ें आप अच्छे से याद रखिए। और इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि हाँ कौन कौन से अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि आपके प्रोटीन्स के मतलब डीएनए के बाइंडिंग वाले प्रोटीन्स में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है आपकी वो दैट इज़ द हिस्टोन प्रोटीन होती है। और हिस्टोन प्रोटीन में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होंगे, दैट इज़ लाइसिन और आर्जिनिन, ये वाले होते हैं। जहाँ कहीं पे भी कोई ऐसा सबस्ट्रेट होगा जो कि आपका क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो उस पॉजिटिवली चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए नेगेटिवली चार्ज आपके क्या होंगे, अमीनो एसिड से मिलकर के बनने वाले प्रोटीन्स जाएंगे। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट आपको दिखाई दे देता है। तो इस तरीके से इन अमीनो एसिड्स का जो आपका क्लासिफिकेशन था ये आपको यहाँ पे दिखाया गया। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको अच्छे तरीके से समझा दी गई कि हाँ मैक्सिमम और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट किसका है और किस तरीके से आप इसको निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे आइसोलेट्रिक पॉइंट। तो आइसोलेट्रिक पॉइंट को लेकर के पहले ही आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर ये पीछे वाले स्लाइड से मैंने सवाल नहीं पूछा कि अगर किसी को कुछ डाउट है तो इसमें अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ लीजिए। ये जो इनके कॉमन नेम बताए हैं इन कॉमन नेम के बारे में जरूर इसको आप लिस्ट बनाइए, इनसे सवाल आपसे बनते हैं। तो जल्दी से देखिए और जल्दी से पूछ लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें। हाँ जी। ओके। सो आइसोलेट्रिक पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आइसोलेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और पॉइंट का मतलब होता है एक नंबर। तो जिस किसी भी पॉइंट पे किसी भी प्रोटीन का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब बराबर बराबर हो जाए, आप उसको आइसो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोटीन के केस में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब होता है, जिसे आप पी आई के नाम से भी जानते हैं, कि एक ऐसा पीएच उस सॉल्यूशन का जिसमें प्रोटीन डाली गई है उसके जैसा पीएच पे वो प्रोटीन के पास ओवरऑल जो चार्जेस हो जाए, जो हो क्या हो, न्यूट्रल मीन्स जीरो हो जाए, उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द आइसोलेट्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया जा रहा है, नो नेट चार्ज एट दिस पॉइंट, कोई भी नेट चार्ज आपका इस पॉइंट पे नहीं होगा।
और इस पॉइंट पे आपको क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेटिकली नॉन मोबाइल। कोई भी प्रोटीन, कोई भी अमीनो एसिड्स अपने पीआई की वैल्यू पर आ जाने के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में क्या करती है, मूव नहीं करती है, ना ही आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और ना ही आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ओके, तो एक सवाल मेरा आप सब लोगों से है, अभी सब लोग जुड़े हुए हैं, कि अगर कोई प्रोटीन अपने आइसोलेट्रिक पॉइंट पे प्रेजेंट अगर हो जाए, मतलब प्रेजेंट अगर है, तो क्या उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखें जरा, वाटर वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसका क्या आउटकम निकल करके आता है। हाँ जी। क्या अगर कोई प्रोटीन अपने आइसोलेट्रिक पॉइंट पर है, तो उस आइसोलेट्रिक पॉइंट पर उसके सॉल्युबिलिटी का कोई इम्पैक्ट, मतलब सॉल्युबिलिटी के पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या पड़ेगा? लीस्ट क्यों? क्यों भाई? हाँ। पी, पी, एक एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। पीआई के वैल्यू पे पीएच न्यूट्रल नहीं होता। पीआई की वैल्यू आपकी 2, 3, 4, 5, 1 कुछ भी हो सकती है। ऐसा पीएच जिसपे कि उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड पे जो चार्ज है वो जीरो हो जाए, इसका। हाँ, तो पी आपने बोला कि सर पीएच न्यूट्रल हो जाता है, तो पीएच न्यूट्रल नहीं, पीएच न्यूट्रल का मतलब पीएच 7 हो जाना, जबकि सारे अमीनो एसिड्स के लिए पीआई की वैल्यू अलग अलग होती है, और मतलब लेस देन, मोर देन, अदर देन 7 हो सकता है। तो पीएच का न्यूट्रल कहना थोड़ा गलत है। अब आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं। बोलिए वंदना। अरे, और कोई बताना चाह रहा है कि इस आइसोलेटिक पॉइंट पे प्रोटीन के सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, ओके। हम्म। आगे बताइए। अच्छा, कोई बात नहीं है। और कोई बताना चाह रहा है? चलिए देखते हैं। आइसोलेटिक पॉइंट पर आपको बताया जाता है कि वो अमीनो एसिड के पास जो चार्जेस हैं वो फाइनली क्या हो जाएंगे, आपके जीरो हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका आर ग्रुप, यहाँ पे आपका एच ग्रुप। अगर इनका चार्ज क्या हो जाए, अगर आपका जीरो हो जाए, तो इनकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप सब लोगों ने बताया दैट इज द लीस्ट। मतलब इस पॉइंट पे ये सबसे क्या होगा, कम सॉल्युबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में किसी भी पार्टिकल्स को सॉल्युबलाइज होने के लिए उसमें पोलर का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब पोलरिटी उसकी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर पोलरिटी अगर नहीं है तो वो सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाए, मतलब नहीं सॉल्युबल होगा। तो आइसोलेटरी पॉइंट पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स ओवरऑल जो चार्ज नहीं है, तो एक तरीके से आपको नॉन पोलर जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाती है। तो कई बार ये एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जा चुका है, आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट पे प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, कांस्टेंट रहेगी, या उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट पे किसी भी प्रोटीन्स का या अमीनो एसिड्स का जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो लीस्ट सॉल्युबल एट दिस पॉइंट, एट दिस पीएच, सबसे कम अगर कोई भी प्रोटीन जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, सबसे लीस्ट जो सॉल्युबल होगा अपने पीआई के वैल्यू पर, पीआई के वैल्यू पर उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे क्या होती है, कम हो जाती है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका पीआई की वैल्यू और पीएच का वैल्यू है, उसके लिए आप किस तरीके से बता सकते हैं। ये पहले भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ कि अगर पीएच की वैल्यू क्या होगा, पीआई से कम होगा, तो वहाँ पे चार्जेस जो आएंगे आपके क्या आएंगे, दैट इज द पॉजिटिव आएंगे। और अगर आपका पीएच की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द पीआई के, तो वहाँ पे चार्जेस क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है।
आप यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका PK1, PK2 की वैल्यू की बात मैं बात कर रहा था, PK1 का मतलब फर्स्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप है रिप्लेस होने के लिए, यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप है रिप्लेस होने के लिए। तो जब इसकी पीएच को बढ़ाया गया, तो सबसे पहला जो हाइड्रोजन निकला वो कहाँ से निकला, यहाँ से। देखिए ध्यान दीजिए, कार्बोनिलिक ग्रुप से। तो इसको आप क्या बोलते हैं, PK1। सेकेंड टाइम पे जब किया गया PK2 की वैल्यू पे, तो ये वाला जो ग्रुप था यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ, लॉस हुआ, मीन सब नॉर्मल यहाँ पे हो गया। तो आप इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द PK2। तो PK2 को आप PKB भी बोलते हैं, मीन्स ये, और PK1 को PKA के नाम से भी जानते हैं। इसका अभी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर आप रुकिए तो आपको जो पता चलेगा कि हाँ इस PK1 और PKB का क्या रोल हो सकता है और कैसे हम अपने न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। पी की वैल्यू को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया जाता है कि PK1 PK2 डिवाइड बाई 2, मतलब एवरेज जो होती है उसको आपको मीन निकालना रहता है कि जो भी किसी अमाइनो एसिड्स का, मान लीजिए सपोज अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे PK1 की वैल्यू अगर आपको मान लीजिए दे दिया था 2.38, और इस PK2 की वैल्यू आपको दे देता मान लीजिए 4 पॉइंट, दैट इज 6.262, राइट, इस तरीके से। तो अगर आपको इस अमाइनो एसिड्स के लिए पी की वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो पी की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज PK1 की वैल्यू कितनी है 2.38, और प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज 4.62, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू यहाँ पर आता है वही आपको क्या होगा, मान लीजिए पी की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो पी की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज PK1 PK2 डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं। काम तब बिगड़ जाता है जब कोई, अगर आपका अमीनो एसिड्स उस प्रोटीन में जिसका हमको पी की वैल्यू निकालना है, अगर वो अमीनो एसिड आपका जो है वो कैसा है, एनाजेबल वाला है, मतलब वहाँ पे आर ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो उस केस में थोड़ा सा सीन बदल जाता है। कैसे बदलेगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको ये जो ऊपर फॉर्मूला आपको लिया गया, दैट इज PI=PK1 PK2 डिवाइड बाई 2, ये किसी भी ऐसे काइंड के अमाइनो एसिड्स के लिए है जिनके पास आयनाइजेबल आर ग्रुप नहीं है। फॉर नॉन आयनाइजेबल अमीनो एसिड ये फॉर्मूला फॉलो होगा। फॉर एसिडिक, मतलब ये आयनाइजेबल वाले में आएंगे। एसिडिक के लिए फॉर्मूला क्या फॉलो होगा कि पी आई मीन्स आइसोलेटिव पॉइंट इज इक्वल टू PK1 PKR डिवाइड बाई 2। ये 1 को अगर आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। PK1 वो PKA, ए फॉर एसिड, राइट। ये तब फॉलो होगा जब आपका अमीनो एसिड कैसा हो, एसिडिक हो। आपको ऐसे केसेस में 3 वैल्यू दी हुई होती है, PK1 की वैल्यू, PK2 की वैल्यू और PKR की वैल्यू। तो 3 वैल्यू में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको दोनों को निकाल करके एवरेज हम लें कि हमारा की वैल्यू जो आए वो सही आ जाए। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा अमीनो एसिड्स आ जाए जिसके पास आर ग्रुप भी क्या है, आयनाइजेबल है, और वो भी किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, मीन्स दे सकता है, उस केसेस में आपका गणित बिगड़ जाता है। तो वहां पे गणित आपको क्या लगाना है कि अगर कोई अमीनो एसिड एसिडिक है तो उसके उस अमीनो एसिड्स के पीआई वैल्यू को निकालने के लिए आप जिन दो वैल्यू को लेकर के सम करेंगे वो क्या है, नंबर पहला PK1 मीन्स PKA करेंगे, नंबर दूसरा PKR, PK2 के वैल्यू को छोड़ देंगे। कब, जब आपका अमीनो एसिड कैसा हो, आपका दैट इज द एसिडिक हो। जैसे कि अभी आपको जस्ट बताया कि एस्पार्टेट हो, ग्लूटामिक एसिड हो, अगर ये दोनों को आपको पीआई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, और अगर आपको वहाँ पे PK1 PK2 PKR की वैल्यू अगर आपको दे रखा है, तो आप उस केस में कौन से दो वैल्यू को लेकर के आप एवरेज निकालेंगे, यही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका एसिडिक अमीनो एसिड्स होगा तो आपको जो दो वैल्यू लेनी है वो PKA का मीन्स PK1 का और PKR का लेना है, मतलब ग्रुप वाले का। आपको बेसिक वाले के लिए जाने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे बेसिक कोई अमीनो एसिड्स होगा तो यहाँ पे सीन आपके उल्टे हो जाएंगे। तो जो आप PK1 और PKR कर रहे थे, अब आप उसको PKB मतलब PK2 प्लस PKR की वैल्यू को लेकर के एवरेज कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा, दैट इज द आइसोलेटेड पॉइंट फॉर दैट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक अमीनो एसिड्स के लिए क्या है सीन।
सीन हमारा यही है, दैट इज़ द पी के आर डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पी आई इज इक्वल टू पी के टू प्लस पी के आर डिवाइड बाई टू। ये किसके लिए है भैया? बेस के लिए है। ये किसके लिए है भैया? एसिड के लिए है। और ये किसके लिए है? नॉर्मल के लिए है। ये तीन इक्वेशंस आपको अच्छे से याद रखना है, और अब इन तीनों के बेसिस पे आपको जब सवाल मिलेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। तो सपोज कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल, याद रखिए लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन ये आपके बेसिक हैं, एस्पार्टेट ग्लूटामेट आपके एसिडिक हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर 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 आपको एग्जाम में कभी नहीं देगा। आपको एग्जाम में सिर्फ एक लेटर देगा, सिंगल लेटर वाला। आपको उनके लेटर के कोड याद रखने पड़ेंगे, एबीसीडी वाले। ट्रिपल वाला लेटर भी आपको अब देना बंद कर दिया, क्योंकि ट्रिपल वाला लेटर अब अच्छे से पहचान में आ जाता है। आपको सिर्फ जस्ट ऐसे लिखा हुआ देगा। सपोज कीजिए आपको यहाँ पे दे दे कि डी है, ई है, फिर इसके बाद आपका ग्लाइसिन है, फिर इसके बाद अगर आपको दे दे यहाँ पे आर्जिनिन है, इस तरीके से देगा आपको। ऐसे दे करके पूछेगा कि मान लीजिए अगर ये कोई अमीनो एसिड्स है, और इनके लिए आपको यहाँ पे तीन वैल्यू दे रखा है, दैट इज द पी के 1, पी के 2, पी के आर, ये वैल्यू आपको दे रखा है। और आपसे पी आई की वैल्यू पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तो इस केसेस में आपको ध्यान देना होगा कि आपको, अरे हाँ जी, बिल्कुल आपको उनके वन वन लेटर को याद रखना पड़ेगा। बिना उनके आपको याद रखे आप सी एस आई आर के एग्ज़ाम को देने की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लेटर ही मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, सिंगल वाले। सिंगल वाले जो लेटर होते हैं वही लेटर देखने को मिलते हैं अमीनो एसिड्स के लिए। तो आपको अमीनो एसिड का सिंगल लेटर कैसे याद रखना है, ये आपको मैं अभी ट्रिक बता देता हूँ, लेकिन आप लोग उसको अपने से भी याद रखिएगा। ए बी सी डी पूरा लिख लीजिएगा। उसमें 5 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनमें कि उनके नाम में वेरिएशंस है, बाकी सबका वही उनके स्टार्टिंग के ही नेम से क्या होता है, स्टार्टअप होती है, मतलब शुरुआत होती है। ठीक है। तो जरा अभी जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसकी वजह से ये वाली जो वैल्यू है यहाँ, हाँ जी, ये जो आपको नीचे प्रॉब्लम दिया जा रहा है इनके लिए जरा पी आई की वैल्यू निकाल करके दिखाइए। यहाँ पे पी के 1 की वैल्यू आपको दे रखा है, दैट इज 2.19। पी के आर की वैल्यू दे रखा है 4.25। पी के 2 वैल्यू दे रखा है 9.6 7। तो इसके लिए मुझे पी आई की वैल्यू कौन कौन निकाल के बताएगा, जल्दी बताइए, फट देना तुरंत। यहाँ पे डायग्राम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रहा है अवनीत? क्या क्या पता, मतलब स्क्रीन पता चल गया या क्वेश्चन पता चल गया? अच्छा, तो देख लिया तो फिर बताइए कि क्या है। बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 3.22। आंसर सही मान लूंगा सिर्फ अगर आप ये बता देंगे कि हाँ आपने कौन। प्रॉब्लम तो समझ में नहीं आ रहा। अरे उसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर बना, इससे क्या मतलब है? आपको स्ट्रक्चर दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ये समझ लीजिए कि ये पीआई ग्रुप ये, हाँ पता कैसे चलेगा? इतनी देर से मैं जो समझा रहा था आपको वहां पे, तो वहां पे लग रहा है ध्यान नहीं दिया आपने कि कैसे। हम्म। प्रियंका राठौर, ध्यान कहाँ था आपका? पता कैसे चलेगा? अरे 3.22।
जब तक सबके आंसर नहीं आ जाएँगे तब तक मैं आंसर रिवील नहीं करूँगा। सब लोग फटाफट बताएँ पहले तुरंत। वेरी गुड। वंदना? आकांक्षा? अच्छा, वंदना ने बोला कि आंसर नहीं कर पाएँगे। आकांक्षा आपका? अच्छा, अच्छा, ओके। मुमताज़? चलिए। ओके, ओके, ओके। तो यहाँ हाँ जी, आएँगे भाई, उस पे भी आएँगे, पहले एसिड तो देख लें। देखिए, आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, वो हमेशा एच जैसा काम करता है, राइट? तो अगर कोई कंपाउंड जिसके पास R ग्रुप के फॉर्म में क्या हो, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन किया हुआ होगा, तो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? दैट इज़ द एसिडिक अमीनो एसिड्स कहलाएगा। अगर यहाँ पे कोई NH2 ग्रुप लगा हुआ होता, तो वो बेसिक कहलाता। और एसिडिक के लिए आपको फ़ॉर्मूला मैंने बताया कि Pi बराबर आप क्या लगाएँगे? दैट इज़ द pK1 प्लस pKr। ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे? लगाएं कि नहीं? वन का मतलब है ए मीन्स एसिड। तो जब कभी भी एसिड होगा तो ए लगाएंगे, बेस होगा तो बी लगाएंगे। तो पी के वन की वैल्यू कितनी दे रखी है? दैट इज 2.19 प्लस पी के आर की वैल्यू कितना दे रखा है? दैट इज 4.25। डिवाइड बाई टू कर देंगे तो इन दोनों का सम करिए, जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका पी आई की वैल्यू। क्लियर है? हाँ जी। अभी आगे हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए फिलहाल समझिए। तो पी आई के वैल्यू से आपके जो प्रॉब्लम आ सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को इन 3 पॉइंट में आप समरी कर सकते हैं। जस्ट 3 पॉइंट ओनली। आपको थ्योरेटिकल आएगा कि पी आई वैल्यू क्या है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे नेट चार्ज क्या हो, जीरो हो जाए, तो उस पी एच की वैल्यू को आप क्या बोलेंगे? दैट इज द आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे। आइसोलेटेड पॉइंट आप कैसे निकालेंगे? जब आपको इस फॉर्म में वैल्यू दे रखी हो, pk1, pkr, pk2। तो उस केस के लिए मैंने आपको बता दिया कि फॉर एसिडिक अमाइनो एसिड दैट इज द pka प्लस pkr। फॉर बेसिक अमाइनो एसिड दैट इज द pkb प्लस pkr। आपको यही फार्मूला लगाना है और आप इसी के बेस पे लगा करके, सॉरी, यहाँ पे डिवाइड टू करेंगे, यहाँ पे डिवाइड टू करेंगे, तो ये पी आई की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो आप इसको फॉर्मूला लगा करके किसी भी अमीनो एसिड्स का पी आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? तो अब आते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको अमीनो एसिड दे रखा है, और इसके बाद पी के वन, पी के आर, पी के टू की वैल्यू दे रखी है, और आपको एक तीसरा कॉलम यहाँ पे बना करके पूरा करना है कि इनका पी आई की वैल्यू क्या होगी। समझ आया? तो ये वाली सीट का कोई एक दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दिए, फिर इसके बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगा तो आप लोग करिएगा, और मैं जिस पे टिक लगाऊंगा उसका आप लोग फटाफट करेंगे, ठीक है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कि है यहाँ पे भी। यहाँ तो डायरेक्टली दोनों को सम करना है, फिर इसके बाद एवरेज निकाल देना है। प्रॉब्लम तब आएगी जब ये तीनों ग्रुप। हाँ, तो इसके बाद यहाँ वाले प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ से मैं आपको दो तीन सवाल दूंगा करने के लिए। आप फटाफट अपना कॉन्सेप्ट लगा के बताइएगा, बाकी आप लोग अपने अच्छे से कर लीजिएगा घर पे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग चलेंगे किस पे? दैट इज द टायरोसिन पे, सबसे फर्स्ट। आइए फटाफट। सिर्फ फॉर्मूला बताइए, नंबर मत कैलकुलेट करिए, खाली फॉर्मूला बताइए कि क्या लगाएंगे, हम समझ जाएंगे आंसर क्या आएगा। टाइम लॉस मत करिए। टायरोसिन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? pk1 प्लस pk2। क्यों? ले भैया, इतना वेरिएशन यहीं पे आ गया, pk1, pk2, pkp, पता नहीं क्या क्या। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इतना वेरिएशन काहे को? बताइए, 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 जल्दी बताइए, फटाफट बताइए।
PK1 प्लस PK2, PK1 प्लस PK2, क्यों भाई? हम्म, तो ये आर ग्रुप क्यों, ये आर ग्रुप जो दे रखा है ये अनइजेबल ग्रुप है ना? तो अनइजेबल ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे भैया फार्मूला? बताइए फटाफट। अरे, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे अनइजेबल ग्रुप दे रखा है और अनइजेबल ग्रुप के लिए आर की वैल्यू होती है, तो आर की वैल्यू को कैसे कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं समझ आया। तो टायरोसिन के पास क्या ग्रुप है? एरोमेटिक ग्रुप के पास और भी कुछ है? अरे देवी, इसके पास ये ग्रुप होता है ना? हाँ जी। तो अल्कोहलिक ग्रुप जो ग्रुप होता है कैसा काम करता है, बेस की एसिड? तो ओ, अल्कोहल अल्कोहल बेस होता है? बिल्कुल। अल्कोहल भैया, अल्कोहल का पीएच आप कभी भी लेंगे 7 से कम आएगा, 7 से ज्यादा नहीं आता है पीएच। जी हाँ। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका लगा हुआ है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये जो हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, ड्रॉ करेगा, और ये यहाँ से आसानी से रिलीज हो जाता है। ठीक है। जी हाँ। तो इस पूरे अमीनो एसिड्स में मतलब ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है, पहला वाला अमीनो जो हाइड्रोजन लॉस होगा कहाँ से होगा, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से लॉस होगा। दूसरा आपका जो पी के आर लॉस होगा, यहाँ पे आप देखिए इसकी वैल्यू का आप समझिए। पी के और पीके मतलब पीके 1 पीके 2 पीके आर की जो वैल्यू है वहाँ पे आपको दे रखी है सही तरीके से, किस पे किसका लॉसिंग होगी। वैल्यू के बेसिस पे भी आप उसको लगा सकते हैं। नीचे वाले को लगाइए, थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको ऊपर अच्छे से समझा पाएंगे। लाइसिंग का लगाइए जरा, तो फट देना। लगाइए तो। पीके आर, वेरी गुड। अच्छा चलिए उसके लिए लगाइए, स्पार्टिक एसिड के लिए। चलिए मतलब कि कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो चुका है सब लोगों का, है ना? ठीक है, ये सीट अभी आपको मिल जाएगी। आप इस पे अच्छे से वर्क। हाँ जी, सुनिए। ये सीट क्लास खत्म होने के बाद ये वाली सीट आपको मिलेगी। आप इस पे अच्छे तरीके से वर्क करिएगा और कल की क्लास में फिर इसको आप लोग बताइएगा किसका क्या आया है, और फिर अगर कहीं दिक्कत होगी तो फिर उसको और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए अभी आप जान लीजिए कि जितने भी नॉन अनएलिजिबल वाले ग्रुप हैं, उनके लिए पीके 1 पीके 2 डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। जो भी अनएलिजिबल वाले ग्रुप हैं उसमें से जितने एसिडिक वाले होंगे उनके लिए पीके 1 प्लस आर का फॉर्मूला फॉलो करेंगे, और जितने बेसिक वाले हैं उनके लिए पीके 2 प्लस आर का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। ठीक है? पूछ लीजिए। हाँ। क्यों? क्यों भैया?
हैं? ट्रिप्टोफैन के पास देखिए कोई अनजल ग्रुप का नहीं दे रखा वैल्यू, यहाँ पे देखिए खाली है ये। उनके जो साइड चेन होते हैं नॉन पोलर होते हैं, वो अनजबल नहीं है। क्लासिफिकेशन में पढ़ाया गया आपको, नॉन पोलर साइड चेन। जिस किसी का भी आर ग्रुप पोलराइज होगा, पोलर होगा, उनके लिए आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी। पूरे 20 अमीनो एसिड्स में से सिर्फ यही 7 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनका आर ग्रुप क्या है, अनइजेबल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इनका भी नाम आप याद रखिए। कौन कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनका आर ग्रुप पोलराइज्ड है। तो नंबर पहला है आपका सिस्टीन, नंबर दूसरा है हिस्टिडीन, नंबर तीसरा है स्पार्टिक एसिड, चौथा है ग्लूटामिक एसिड, पांचवा है टायरोसिन, छठवां है लाइसिन और इसके बाद है आर्जिनिन। इनका भी नाम आप याद रखिए, ठीक है। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स ओनली 7 अमीनो एसिड्स हैव ionizable R group। ओके, किस पे? सिस्टीन पे बेसिक होएगा, मतलब कि उसके सिस्टीन के पास सल्फर और H हाइड्रोजन ग्रुप है। तो वो एसिडिक नेचर का है, तो उसके लिए pK1 और pKr की वैल्यू फॉलो करेंगे, ठीक है। इस पे आप लोग वर्क कीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल कल आपको कुछ और अच्छे तरीके से सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको 3 पॉइंट बताया गया, वो आप तीनों को याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ानी है। तो नहीं आएगा कल की प्रॉब्लम में तो आज की प्रॉब्लम में तो कल उसको डिस्कस कर बता देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीके 1 और मतलब पीआई की वैल्यू को लेकर के प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करिएगा। ओके, सो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को आप डिफाइन कैसे करते हैं? ऐसे अमीनो एसिड जिनके लिए आपके जेनेटिक कोडॉन में टेम्पलेट कोडॉन क्या हो, प्रेजेंट हो, उनको आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं, राइट। तो जैसा कि आपको पता है अच्छे तरीके से कि हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और उन सारे प्रोटीन्स में बनने वाले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा ज़्यादा होते हैं, 400, 500, 600, 100, 200, इस तरीके से नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एक प्रोटीन में पाए जाते हैं। लेकिन उन वो सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका नंबर जो होता है कितना होता है, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स के, वो 20 टाइप के होते हैं। ओके, सो पहले आपका बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पाया जाता था, बट दो अमीनो एसिड्स और डिस्कवर किए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आते हैं, जिसका नाम है पायरोलाइसिन। ये भी आपके सीएसआईआर का एग्जाम बन चुका है, पायरोलाइसिन एंड सेलेनोसिस्टीन। हाँ जी, ये आपका 21 नंबर और ये आपका 22 नंबर, ये दो आपके बढ़े हैं, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हो गए, दैट इज द 22 अल्फा अमीनो एसिड्स अपीयर इन जेनेटिक कोडॉन, राइट। तो अभी आपका चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट, जो 20 था वो 22 हो गया है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ओके, अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई किया गया उनके कन्वर्जन के प्रोसेस के बेसिस पे, ग्लूकोजेनिक में, कीटोजेनिक में और बोथ को कंबाइन करके। यहाँ से भी सवाल आपको कई बार पूछे जाते हैं कौन कौन से अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि ग्लूकोजेनिक हैं। तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जो कि ऐसे सारे अमीनो एसिड जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू अगर ग्लूकोज में क्या उससे कन्वर्ट हो पाए तो उनको आप ग्लूकोजेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो अमीनो एसिड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज इज नोन एज अ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। तो कौन कौन से हैं भैया, इनको देख लेते हैं यहाँ पे। कीटोजेनिक का मतलब हुआ कि जो कि आपके डिग्रेड होकर के स्टाइल को एंजाइम ए बना दें और जो कि फर्दर कीटोन बॉडी का क्या करे, फॉर्मेशन करे। तो उन सारे अमीनो एसिड्स को आप क्या बोलते हैं, कीटोजेनिक अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी है, जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। पूरे प्योर फॉर्म में ऐसे पूछा जाता है, प्योरली और श्योरली, सोलली, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। श्योरली, प्योरली या सोलली आपके ऐसे कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि आपके क्या हैं, कीटोजेनिक हैं। तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ दो, कौन कौन से, लाइसिन और ल्यूसिन। केएल राहुल एक बड़ा अच्छा प्लेयर है क्रिकेटर का, तो उसको याद रखिएगा। लाइसिन को आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दैट इज द के से, और ल्यूसिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, एल से। तो इसको आप याद रखिए, के एल राहुल।
ये आपका क्या है, कीटोजेनिक अमीनो एसिड है। सिर्फ़ ये 2 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्योर फॉर्म में क्या है आपके कीटोजेनिक है। बाकी इनको छोड़ कर के सब के सब कहाँ डाल दीजिएगा, ग्लूकोजेनिक में। तो इसको याद रखना बड़ा आसानी है। ये KL राहुल, KL आप याद रखिएगा, लाइसिन और ल्यूसिन, K फॉर लाइसिन, L फॉर ल्यूसिन। ये दोनों अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि आपके कीटोजेनिक होते हैं, बाकी सब क्या है, ग्लूकोजेनिक हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों की कैटेगरी में आते हैं, ज़रा इनको भी ध्यान दे लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों कैटेगरी में आते हैं। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड का नाम आपको याद ही रहता है हमेशा तरीके से, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फ्राइनलिन, याद ही रहता है आपको। बस एक इसमें और ऐड कर देना, दैट इज द आइसोल्यूसिन, राइट। तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फ्राइनलिन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये आपके कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा आपका आइसोल्यूसिन भी आता है। तो यहाँ से एक सवाल पक्का बनता है, आपका कुछ भी बन सकता है। प्योर कीटोजेनिक अमीनो एसिड कौन है, बोथ तरीके से काम करने वाले कौन से अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड कौन से हैं, इस तरीके से सवाल आपका बनता है। तो आप यहाँ पे टेबल को अच्छे से मार्क कीजिए कि लाइसिन और ल्यूसिन जो है वो आपके पूरी तरीके से क्या है, कीटोजेनिक है। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनाइललानिन एंड आइसोल्यूसिन ये आपके क्या है, दोनों हैं। और बाकी जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो सब के सब क्या है, आपके ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आपको पाथवे दे रखा है, इस पाथवे से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि कौन कौन से एमिनो एसिड क्या क्या बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए। तो पहले तो आप इनके लेजेंड को समझ लिए कि ये लेजेंड्स आप क्या बता रहे हैं, मतलब किसके बारे में क्या बता रहा है। जितने भी रेड कलर से लिखे हुए हैं वो सब के सब क्या है, कीटोजेनिक है, ग्लूकोजेनिक है। जितने भी आपके ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं सब के सब क्या है, आपके कीटोजेनिक है। जो कि पर्पल से लिखे हुए हैं सब के सब क्या है, आपके बोथ मीन्स ग्लूकोजेनिक है, कीटोजेनिक है। तो इसका मतलब कि एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरीन, जो कि आपको कन्वर्ट किस में हो रहा है, पायरुवेट में। पायरुवेट से स्टाइल कोएंजाइम ए में, स्टाइल कोएंजाइम से पूरा का पूरा पाथवेन चलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, दैट इज ग्लूकोजेनिक एसिड के नाम से कहलाएगा, राइट। और इसके बाद आपको यहाँ पे ल्यूसिन और लाइसिन है जो कि आपका क्या होगा, दैट इज कीटोजेनिक की कैटेगरी में कहलाएगा, राइट। तो इनको भी आप यहाँ पे ध्यान देते, ये चार्ट आपको पिक्चोरियल है। आप इसको चाहें तो अपने फ़ोन का स्क्रीन का वॉलपेपर बना सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। दिन भर में 50 बार आप अच्छे तरीके से फ़ोन को स्क्रीन को अनलॉक करते हैं, और अगर एक बार भी ध्यान से अगर आप उसको देख लेते हैं तो दिन भर में आप 50 बार देखते हैं। तो 50 बार अगर कोई चीज़ अगर आपकी आंखों से गुजर के जाएगा तो उसकी इम्प्रिंटिंग आपके ब्रेन पर हो जाती है। और अगर एक बार ये लॉन्ग टर्म पे अगर आपके ब्रेन पे प्रिंट हो गया तो फिर आपका एक क्वेश्चन CSIR के एग्जाम में तैयार हो गया। सो इस वाले स्लाइड का फ़ोटो लीजिए और उसको उसकी इमेज को अपने फ़ोन का वॉलपेपर बनाइए। जितनी बार आप फ़ोन को ओपन करेंगे उतनी बार आपको स्क्रीन दिखाई देगी, और कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक और बोथजेनिक जो आपको दिखाई देंगे वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो नाम आप याद रख पाएंगे, KL राहुल, दैट मीन्स लाइसिन और ल्यूसिन। ओके। हाँ जी। हाँ जी। समझ आया। जो चीज़ें आपको याद करने वाली हैं उन चीज़ों को फोटो लेकर के अपने फ़ोन का वॉलपेपर बनाइए। 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए वॉलपेपर बनाएंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा है। होम पेज का, लॉक पेज का, दोनों का बना लीजिए, क्योंकि आपका फ़ोन दिन भर में मिनिमम 50 बार अनलॉक होता होगा, ये गारंटी है सभी के फ़ोन। तो 50 बार अगर आप अपनी आंखों से किसी एक चीज़ को देखेंगे तो उसकी इम्प्रिंटिंग आपके ब्रेन पे बहुत अच्छे से हो जाएगी। दूसरा एक और भी तरीका है बहुत अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करने का। जिस टाइम पे आप झाड़ू लगा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस टाइम को यूज़ करने के लिए जो चीज़ें याद करने वाली हैं अपनी ही वॉइस में आप उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए। आपको झाड़ू लगाने का टाइम है तो अपना ईयरफोन लगाया, वो अपनी वॉइस जो रिकॉर्डिंग की हुई है उसको सुनिए। काम करते रहिए, ब्रश करते रहिए, कान लगाए रहिए। ट्रेन में अगर आप जा रहे हैं, बस में अगर आप जा रहे हैं, गाड़ी से आप जा रहे हैं, तो आप उस टाइम पर अपने रिकॉर्डिंग को लगाइए कान में और सुनते हुए चले जाइए। सुनने से बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में याद हो जाती हैं, तो आप ऐसे टाइम को यूज़ कर पाएँगे, जो टाइम आपका स्टडी आवर्स में काउंट नहीं किया जाता है। समझ आया? तो थोड़ा-सा आप अगर आप इस पे काम करेंगे, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर में दिखेगा कि आप उन टाइम को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, जिन टाइम को आप यूँ ही ऐसे ही लॉस कर देते थे। अगर आप पढ़ने का आपका मन नहीं कर रहा है, आप अगर लेटे हुए हैं, तो उस टाइम पे लेटे हुए कंडीशन में अपने ईयरफ़ोन को लगाइए और अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग को ऑन कीजिए और उसको 4 बार, 6 बार अच्छे तरीके से सुनिए। आप पढ़ाई ही कर रहे हैं। घर में अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो भी आप वो काम कर सकते हैं। कहीं जा रहे हैं सफ़र में, बस में अगर आप जा रहे हैं, 2 घंटे का ट्रैवल है, ईयरफ़ोन मतलब फ़ोन निकाला, ईयरफ़ोन लगाया, अपनी वॉइस को सुनना शुरू किया, अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड किया हुआ। आप देखिए कि कितना अच्छे से आपका टाइम यूज़ हो पाता है।
ठीक है? हुँ, ज़रा इस पे थोड़ा काम कीजिए आप लोग और